हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टडी करेंगे कुछ एडवांस टॉपिक्स के बारे में, जिसमें से आते हैं एक्सपेंस रेशियो और टैक्सेशन और किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे ETF, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड के बारे में और इनका डिटेल कंपैरिजन देखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारी पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, जो कि आपको स्टार्टिंग से गाइड करेगी, जिसका लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जिसमें से पहला है CAGR, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। दोस्तों, CAGR से आप समझ सकते हैं कि हमारे कंपाउंडेड अमाउंट की एनुअल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल रिटर्न्स को मेज़र करने का एक काफ़ी अच्छा तरीका है। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे NAV के बारे में। NAV जो होती है वो आपकी नेट एसेट वैल्यू होती है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ कोई कंपनी है जिसके अंदर वेरियस एसेट्स हैं और ये सारे एसेट्स मिलकर इसकी जो टोटल वैल्यू निकलेगी वो इसकी नेट एसेट वैल्यू कहलाएगी। और नॉर्मली ये टर्म यूज़ होती है आपकी इक्विटी मार्केट में, क्योंकि इक्विटी मार्केट में डेली बेस में शेयर प्राइस अप एंड डाउन होता है, जिसकी वजह से एसेट वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएट करती है और उसकी वजह से NAV भी डेली बेस में चेंज होती है। ओके दोस्तों, जो थर्ड वन है होती है आपकी AMC मीन्स होता है आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि हम किसी भी टाइप की कंपनी को कह सकते हैं जो आपकी इन्वेस्टेड मनी से आपके एसेट्स मैनेज करती है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे ETF मीन्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, IF यानी कि इंडेक्स फंड, MF मीन्स म्यूचुअल फंड की। ओके इन्वेस्टर्स, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सपेंस रेशियो के साथ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे इन्वेस्टर्स के लिए, इसलिए आपको ये ज़रूर देखना चाहिए अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो एक टाइप की फ़ीस होती है जो कि एक इन्वेस्टर से चार्ज की जाती है उसके फंड को मैनेज करने के लिए, और ये एनुअली बेस में डिटरमाइंड होती है, जो कि एक परसेंटेज की फॉर्म में होती है। और एक्सपेंस रेशियो में जो चार्जेस इंक्लूड होते हैं उसमें होते हैं आपके जो फंड मैनेजर की फ़ीस होती है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन होती है, और इसमें अदर लीगल और ऑडिट एक्सपेंसेस भी आते हैं। और नॉर्मली जो भी एडवर्टाइजमेंट आप TV में देखते हैं उसकी चार्जेस भी आप खुद ही दे रहे होते हैं, इसलिए आपको एक्सपेंस रेशियो के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो आपके परसेंटेज की फॉर्म में एनुअली प्री डिफाइंड होता है, बट ये हमेशा चार्ज किया जाता है आपके डेली बेसिस में। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दोस्तों, आपका जो इनिशियल कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज़ है, जो कि आपने इन्वेस्ट किया है, और आपको पहले दिन ही आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको 0.5% की ग्रोथ मिलती है। तो आपका जो फाइनल कैपिटल हो जाएगा वो आपका 1,05,500 हो जाएगा। अब जो एक्सपेंस रेशियो की कैलकुलेशन होगी वो आपकी 1% अपॉन 365 इंटू जो आपकी फाइनल कैपिटल है वो होगी, जिसकी वजह से जो आपका एक्सपेंसेस चार्ज आएंगे वो आपके 2.75 रुपीज़ आएगी। इसलिए जो आपकी फाइनल NAV होगी वो आपकी 1,497.25 रुपीज़ हो जाएगी। ओके दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि जो आपकी NAV होती है वो आपके एक्सपेंस रेशियो को डिटेक्ट करने के बाद कैलकुलेट की जाती है। आपके अकाउंट में शो होने वाली NAV हमेशा एक्सपेंस रेशियो को डिटेक्ट करने के बाद ही आपके अकाउंट में शो होती है। ओके इन्वेस्टर्स, जितने भी लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उनके लिए ये स्लाइड काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, कंसीडर करते हैं कि आपने जिस भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया है उसका एक्सपेंस रेशियो आपका 2% है। ओके, और आप इन्वेस्ट करते हैं एक लमसम अमाउंट जो कि आपका 1 लाख रुपए। अब आप समझते हैं कि आपने जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया है वो एसेट क्लास आपको एक अच्छे टाइम पीरियड के बाद जो एनुअल रिटर्न्स देती है वो आपका 12% है। ओके दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि विदाउट एक्सपेंस रेशियो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 12% है, और जब आप इसमें एक्सपेंस रेशियो अप्लाई कर देते हैं तो इसमें जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 10% हो जाता है। तो 2% का जो डिफरेंस है वो आपके लॉन्ग टर्म अमाउंट में कितना इफेक्ट करता है वो हम आप समझते हैं। तो सपोज आपकी जो इन्वेस्टमेंट टाइमिंग है वो आपकी 25 ईयर्स है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि 25 साल बाद जो आपके अमाउंट की टोटल वैल्यू हो जाएगी वो 10 लाख रुपीज़ हो जाएगी एक्सपेंस रेशियो अप्लाई करने के बाद। और अगर आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं पे करना होता है, तो वहाँ आपकी जो अमाउंट हो जाएगी वो आपकी टोटल अमाउंट 70 लाख हो जाएगी, जिसके बीच में टोटल 7 लाख का डिफरेंस आ रहा है, और 7 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट का 7 टाइम्स है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट का 7 टाइम्स अपने किसी फंड मैनेजर को ही पे कर देते हैं। तो जो पूरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपका है, और जो टाइम पीरियड है वो भी आपका है। तो उसके बदले में आप किसी और फंड मैनेजर को अपना अमाउंट का 7 टाइम्स पे कर रहे हैं, और अगर आप इस टाइम पीरियड को इंक्रीज़ करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इफेक्ट है, ये जो डिफरेंस है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से एक्सपेंस रेशियो आपकी इन्वेस्टमेंट में इतना ज़्यादा डिफरेंस ला सकता है। और अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है CAGR कैलकुलेटर का, तो आप इसे खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो लोग SIP करते हैं वो लोग भी इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों में अप्रॉक्स सेम डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। ओके इन्वेस्टर्स, तो हम टैक्सेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं और किस तरह से टैक्स आपके इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं।
आपको सबसे पहले 2 टाइप के टैक्स देने होंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। पहला होता है आपका कैपिटल गेन, दूसरा होता है डिविडेंड्स में। तो कैपिटल गेन को समझने के लिए पहले हम देखते हैं, जब भी आप किसी एसेट या फिर यूनिट को बाय करते हैं किसी म्यूचुअल फंड की, और आप उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, जब भी आप उसे लोअर प्राइस में बाई करके एक हायर प्राइस सेल करते हैं, तो जो आपकी बाइंग और सेलिंग के बीच का डिफरेंस होता है उसके ऊपर आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है आपका शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो आपका 12 महीने तक अप्लाई होता है, यानी कि 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो आपका 1 साल से ज़्यादा, यानी कि 12 महीने के बाद अप्लाई होता है। तो आप पहले देख सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो आपका होता है 15%। ओके, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो आपका 10%। और एक और चीज़ है इसमें, जब भी आप कभी इन्वेस्ट करते हैं, जो आपके 1 लाख रुपीज़ तक के रिटर्न होते हैं, मीन्स जो आपकी अमाउंट के इनिशियल 1 लाख रुपीज़ के रिटर्न होते हैं, उसमें आपको किसी भी टाइप का टैक्स पे करना नहीं होता। और 1 लाख के ऊपर आप जितना भी रिटर्न कमाएंगे उसके ऊपर आपको ये दोनों के दोनों टैक्सेस देने पड़ेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म में निकाल देते हैं तो उसमें आपको 15% पे करना होगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म पे निकालते हैं तो उसमें आपको 10% पे करना होगा। ओके, अब डिविडेंड टैक्स को समझते हैं। जब भी कोई एएमसी आपको डिविडेंड पे करती है तो वो डिविडेंड से पहले ही अप्लाई होने वाले टैक्सेस को काट के आपको डिविडेंड देती है। ओके दोस्तों, तो अब कुछ एडवांस ऑप्शंस के बारे में स्टडी करेंगे जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। तो जिसमें से पहला है आपका ETF जो होता है वो आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, और नाम से आप समझ सकते हैं कि एक्सचेंज में ट्रेड होता है एक स्टॉक की तरह। और ये किसी भी बेंचमार्क को कॉपी करते हैं, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स को, और उसके बाद इन्हें प्रॉपर इसे मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि निफ्टी या सेंसेक्स खुद में काफ़ी वेल मैनेज्ड होते हैं। और अगर आपको ETF में ट्रेड करना है या फिर ETF में इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमैट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग हो सकती है, और ये हमेशा लाइव NAV प्राइस में चलता है जैसे कोई भी शेयर होता है। और ये पैसिवली मैनेज्ड फंड होते हैं, क्योंकि इन्हें आपका अमाउंट ज़्यादा मैनेज नहीं करना होता, आपका अमाउंट डायरेक्टली निफ्टी या फिर किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और ये कम रिस्की ऑप्शन होता है एक लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि जो इक्विटी होता है वो लॉन्गर टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अब आप देखते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो होता है आपका लो एक्सपेंस रेशियो। किसी भी ETF में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, और ये एक तरह से टैक्स फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट होती है, और ये आपको डिविडेंड भी पे करती है। ओके दोस्तों, तो अब सेकंड एसेट क्लास के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। IF यानी कि इंडेक्स फंड जो होता है वो आप नाम से समझ सकते हैं कि ये किसी भी इंडेक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है। नॉर्मली अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप किसी फंड मैनेजर के थ्रू और कॉइन ऐप से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि जीरोधा का एप्लीकेशन है, और ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं निफ्टी या सेंसेक्स की परफॉर्मेंस को। ये काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है किसी भी बिगिनर के लिए। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डाइवर्सिफाइड बास्केट का एक पोर्टफोलियो मिलता है, जो कि निफ्टी और सेंसेक्स में होता है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि अलग अलग वेटेज की कंपनीज़ होती हैं। इसमें काफ़ी अच्छी कंपनीज़ परफॉर्म करती हैं, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं होती। इसका एक्सपेंस रेशियो भी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती। और ये कंपनी की ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कभी भी इंडेक्स फंड किसी सेक्टर में बैट नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली हर टाइप की सेक्टर्स की जो बेस्ट कंपनीज़ होती है उन्हें चूज़ करके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी सेफ हो सकता है। और दोस्तों, आपको काफ़ी कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है इंडिया की टॉप मैनेज कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और ये काफ़ी रिलायबल तरीका है इन्वेस्ट करने का। इसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपको हर एक इंडिविजुअल स्टॉक को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके इन्वेस्टर्स, तो अब स्टडी करने वाले हैं एक वेल नोन टॉपिक के बारे में, जो कि है म्यूचुअल फंड। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो हर अपने दोस्त या फिर इन्वेस्टर को सेंड करें जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड आपको 2 टाइप से इन्वेस्टमेंट करने की ऑप्शन देता है। पहला होता है आपका डायरेक्ट और दूसरा होता है रेगुलर। तो 2 टाइप के फंड आप यहाँ पे समझ सकते हैं, डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड। तो जो डायरेक्ट फंड होते हैं नॉर्मली इंडेक्स फंड होते हैं, और जो रेगुलर फंड होते हैं वो एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं। तो एक्टिवली मैनेज फंड में क्या होता है कि कोई भी कंपनी एक पोर्टफोलियो मैनेजर को हायर करती है, और वो पोर्टफोलियो मैनेजर आपके लिए आपका अमाउंट इन्वेस्ट करता है और मैनेज करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो डायरेक्ट फंड्स होते हैं उनके एक्सपेंस रेशियो काफ़ी लो होते हैं, और जो रेगुलर फंड होते हैं उनके एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि इसमें एडिशनल चार्जेस होते हैं उस पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए। ओके, जो सेकंड कैटेगरी होती है वो होती है आपकी इक्विटी या डेट फंड। तो इक्विटी फंड से नाम से पता चल रहा है कि ये लोग इक्विटी मार्केट में आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और डेट फंड में ये किसी भी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को अपना पैसा लोन के रूप में देते हैं और उससे इंटरेस्ट अर्न करते हैं। और जब भी आप किसी डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट के रूप में पैसा मिलता है, और जब भी आप इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इक्विटी के रिटर्न्स के रूप में पैसा मिलता है। इसलिए जो डेट फंड्स होते हैं वो नॉर्मली सिमिलर परफॉर्म करते हैं, और जो इक्विटी होती है उसमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए आपको अच्छे हायर और लोअर रिटर्न्स पे कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और चीज़ें देखते हैं। जो म्यूचुअल फंड होते हैं एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, और ये हमेशा क्लोज NAV में ही ट्रेड किया जा सकता है। और म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं इंडेक्स को, क्योंकि ये काफ़ी अलग तरीके से मैनेज किए जाते हैं और इसमें अलग टाइप की बेट्स लगती हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं इंडेक्स फंड से। ओके दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझने के लिए इसके कुछ प्रोज और कॉन्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोज को डिस्कस करते हैं। जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक्टिवली मैनेज्ड फंड होता है किसी भी प्रोफेशनल द्वारा या फिर प्रोफेशनल्स की टीम द्वारा,
और ये आउट परफॉर्म कर सकता है इंडेक्स को। और जो भी पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने का या फिर इन्वेस्टमेंट लर्न करने का ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जो भी लोग जो वॉलेटिलिटी को फेस नहीं कर सकते उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नॉर्मली जो इक्विटी मार्केट होता है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, इसलिए इससे पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बिगनर्स नॉर्मली बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं इक्विटी मार्केट में एंटर करके, इसलिए उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और म्यूचुअल फंड वाली हेज पोजीशन बिल्डअप करके चलते हैं, इसलिए जब भी इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है, शेयर मार्केट ज़्यादा गिरता है, फिर भी म्यूचुअल फंड को ज़्यादा लॉसेस नहीं होते क्योंकि ये कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं। रही बात कॉन्स की, तो फिर आप देख सकते हैं जो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है होता है आपका हाईली एक्सपेंस रेशियो। तो जो हाई एक्सपेंस रेशियो होता है वो आपकी लॉन्गर इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये टोटली डिपेंड होता है आपके मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपका पैसा भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और जो इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि मोस्टली कई सारे इन्वेस्टर्स को इफेक्ट करती है कि उनका पैसा उनके कंट्रोल में नहीं होता, उनका पैसा टोटली म्यूचुअल फंड के या फिर फंड हाउस के कंट्रोल में होता है, जो कि आपका पैसा किसी भी मार्केट में या फिर किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डेड एनएवी यानी कि म्यूचुअल फंड हमेशा इक्विटी मार्केट के एंड होने के बाद जो एनएवी आपको मिलेगी उसमें ट्रेड होता है। ओके इन्वेस्टर, तो इस स्लाइड में हम कंपेरिजन करेंगे इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बारे में, और हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो सबसे पहली लिक्विडिटी है, मीन्स जब भी आपको पैसे निकालने होते हैं तो आपका म्यूचुअल फंड 2 या 3 दिन बाद पैसा सेटल करता है, जबकि इंडेक्स फंड और ईटीएफ आपको इंस्टेंट पैसा सेटल करके दे देते हैं। और एक्सपेंस रेशियो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। कैश होल्डिंग में आप देख रहे हैं अगर किसी म्यूचुअल फंड को रिक्वायरमेंट हो तो आपका पैसा कैश के रूप में अपने पास होल्ड कर सकता है, जिसकी वजह से उस पैसे में आपको रिटर्न्स नहीं मिलते, जबकि इसके कंपैरिजन में इंडेक्स फंड और ईटीएफ में आपका पैसा कभी कैश के रूप में नहीं होता, आपका पैसा हमेशा इन्वेस्टेड रहता है। ट्रांसपेरेंसी में जो म्यूचुअल फंड होता है वो आपको महीने में एक बार अपना पोर्टफोलियो शो करता है, जबकि ईटीएफ और इंडेक्स फंड को आप डेली बेस में ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे जो ट्रेडेबिलिटी होती है म्यूचुअल फंड की वो डे एंड के क्लोजिंग एनएवी में होती है, जबकि ईटीएफ और इंडेक्स फंड में आप कभी भी कर सकते हैं। एसआईपी को समझने के लिए आप देख सकते हैं जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें आप इजीली एसआईपी कर सकते हैं और ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है और इसमें आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट जो इंडेक्स फंड और ईटीएफ होते हैं उसमें ट्रेडेबिलिटी अच्छी होने की वजह से आप टेम्पटेशन में मे बी एसआईपी या फिर डिसिप्लिन फॉलो ना करें और अपनी पोजीशन एग्जिट कर दें। और एग्जिट लोड में आप देख रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड होता है उसमें आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ता है। जब भी आप अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो आपको 1% पे करना होगा, जबकि ईटीएफ में आपको मिनिमम चार्जेस और ब्रोकरेज देने पड़ते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि जो इंडेक्स फंड होता है मे बी आपका डाइवर्सिफाइड हो या ना हो, बट जो इंडेक्स फंड और ईटीएफ होते हैं वो वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं और सेक्टर्स के टॉप कंपनी से बने होते हैं। ओके दोस्तों, तो अब चलते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन में। कंक्लूजन में हम स्टडी करेंगे कि आपको इन तीनों में इन्वेस्ट करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको हमेशा लो एक्सपेंस रेशियो का ही म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो आपको लो एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड में हमेशा डायरेक्ट प्लान को ही चूज़ करना चाहिए रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में, क्योंकि अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट प्लान और जो रेगुलर प्लान है अप्रॉक्स सेम परफॉर्म करते हैं, मगर आप देखेंगे इसमें एक्सपेंस रेशियो का अप्रॉक्स 1% का डिफरेंस होने की वजह से जो इनकी लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस है और आपके रिटर्न्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको डायरेक्ट प्लान चूज़ करना अच्छा ऑप्शन रह सकता है। अगर आप किसी भी ईटीएफ को चूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो आपको एक चीज़ में ज़रूर ध्यान देना चाहिए जो कि हाई लिक्विडिटी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ईटीएफ में ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती, जिसकी वजह से जो उसमें बायर्स और सेलर्स होते हैं उनकी बिड प्राइस और आस्क प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इस डिफरेंस की वजह से जो स्प्रेड जनरेट होता है उसकी वजह से मोस्टली क्या होता है जो ईटीएफ है वो बेंचमार्क की तरह सेम परफॉर्म नहीं करता और इसके प्राइसेस में ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। बायर्स से सेलर्स को प्रॉपर प्राइस नहीं मिलता है। जो बायर्स होते हैं उन्हें नॉर्मली कई बार महंगा मिल सकता है, जो सेलर्स होते हैं उनको बेचने पर उनके प्राइस से लो प्राइस में बिकता है। इसलिए ईटीएफ में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो फाइनल पॉइंट है वो है आपका ईटीएफ और इंडेक्स फंड काफ़ी कम रिस्की हो जाता है एक लॉन्ग रन के लिए, इसलिए ईटीएफ और इंडेक्स फंड भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर कुछ भी सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।